हाँ बिल्कुल सही है। मतलब करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप सब रिपोर्ट्स को मगअप कर रहे हैं और जैसा पेपर्स में है आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यूजलेस होगा। ठीक है, आपको उसको एब्जॉर्ब करना है और जाहिर है एक दिन में इतनी न्यूज़ छपती है कि आप पूरा उसको पूरे साल की न्यूज़ तो कवर ही नहीं कर सकते, उनके नोट्स भी नहीं बना सकते। तो ये आपको बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप कौन सी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कौन से रिपोर्ट्स आप सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और एटलीस्ट आपको 3-4 न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो वही है कि उसको करंट अफेयर्स या मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रैटेजिक ये क्या, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो और अभी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में देनी होंगी आपको। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो आपको पता होगा सोशो इकोनॉमिक सेंसस अभी आया है, किसी को पता है आपको? अभी एक सेंसस आया है, रिलीजियस सेंसस, जिसमें हिंदुओं की संख्या क्या बढ़ी है, मुस्लिम्स की क्या बढ़ी है, क्रिश्चियंस की क्या बढ़ी है, पता है आपको सभी को? राइट, सभी पेपर ने उसको हाईलाइट किया होगा, इवन सभी न्यूज चैनल ने भी हाईलाइट किया होगा। राइट, अब मैं इसमें लिखूंगा हाँ मुस्लिम पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, ऐसा आया ना डेटा। राइट, लेकिन हमें उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है, हमें उसका इंटरप्रिटेशन ये करना है कि अगर हम साउथ में मुस्लिम्स को देखेंगे, देखो मुस्लिम का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। राइट, ऐसा दिखाया गया हमें। लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव स्टडी करूंगा तो मैं एग्जामिनर को ये बताऊंगा कि जितने भी साउथ के कंट्रीज हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, राइट, जैसे मान लिया कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अगर हम वहां के मुस्लिम्स को देखेंगे तो उसका डिक्रीज हुआ है। और अगर वही नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ हिंदू का इंक्रीज हुआ है। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत कॉम्पिटिटिव स्टडी करनी है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, क्योंकि एग्जामिनर हमको रिपोर्ट नहीं पूछने वाला है कि डायरेक्टली हाँ आप रिपोर्ट लिख दीजिए। राइट, वो क्या पूछने वाला है, वो हमसे डेमोग्राफिक्स के एनालिसिस पूछने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट वही है। तो हमारा एनालिसिस वही होना चाहिए कि और फिर उस बेसिस पे हमें फैक्टर निकालने होंगे कि वहाँ हिंदू ग्रोथ रेट बढ़ क्यों रहा था, हिंदू का जो है पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है। फिर हमें उसको कोरिलेट किसके साथ करना होगा, पॉवर्टी के साथ करना होगा, एजुकेशन के साथ करना होगा, एचडीआई के साथ में करना होगा, बहुत ब्रॉड लेवल पे जाना होगा। तो क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हैं आपकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है, वही तो आपको रैंक मिलवाती है। ये चीज को आप ध्यान रखें, उस लेवल पे आपको पहुंचना है। पेपर तो सभी पढ़ेंगे, सभी लोग बुक्स पढ़ेंगे, सभी लोग सब लोग मेहनत में कोई कमी नहीं है, सब स्टूडेंट वही काम कर रहे हैं। राइट, लेकिन आपका जो करने का तरीका है, आपका जो सोचने का स्टाइल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप अपने नोट्स बनाएं, बहुत सॉलिड होने चाहिए, बहुत स्मार्ट वर्क होना चाहिए, जिससे आप एग्जाम के समय तुरंत रिवाइज कर पाएं परफेक्टली। और जितना अच्छा रिवाइज कर पाएंगे, इतना अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी भी डायनेमिक ही होते हैं, डायनेमिक। और वो स्टूडेंट को समझ सकता है, वो लिख सकता है, नहीं तो मेन से वापस आएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसने क्या किया, सिर्फ उसने रिलीजियस सेंसस दिया, दैट्स इट। राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से उसको पता है क्या है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे क्या क्या उसके ऊपर डिबेट चली है, क्या क्या उसको अभी जैसे हमारी कल्चर है, कल्चर में आप क्या तैयार करके जाएंगे, आर्किटेक्चर है, आपके सिलेबस में भी आएगा, आपको सिलेबस पता होगा तो आर्किटेक्चर है, आर्ट है। मान लिया मैंने आपसे पूछ लिया संतारा क्या है, आप सोचोगे यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, स्टूडेंट कितना भी तैयारी कर ले, बट मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ। राइट, अब जैसे तांडव डांस पूछा है, हो सकता है किसी ने पढ़ लिया वो लिख सकता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और यूपीएससी उसी को टारगेट करता है। ये यूपीएससी का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे मान लिया जेनिज्म है, जेनिज्म में एक कॉन्सेप्ट अभी चला चर्चा में था संथारा। राइट, संथारा, तो संथारा के ऊपर आपको पता होना चाहिए संथारा है क्या, कुछ आइडिया लगता है संथारा क्या है पता है? आप ऐसी न्यूज को जरूर इग्नोर करोगे, वो मुझे पता है। और ऐसी न्यूज को कभी भी कोई भी टीवी चैनल वगैरह ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है, समझ लो। ये अलग मुद्दे जिन पर थोड़ा हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना है। संथारा का मतलब होता है जो वृद्ध, जो सन्यासी होते हैं, राइट, उनको क्या करना होता है, उनको जो है इच्छा मृत्यु, एकदम सही है, इच्छा मृत्यु। तो उस पर डिबेट है कि वो क्या सही है, कि समाज में तो किसी को इच्छा मृत्यु क्या लगता है। अब इच्छा मृत्यु की वहीं से देखो टॉपिक दूसरा जुड़ा हुआ आ गया, टॉपिक दूसरा जुड़ गया। तो हमें करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से समाज में, हम समाज में सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, समाज में क्या जरूरतें हैं, समाज की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें बहुत पैनी निगाह रखी है। जितना आप उसके लिए एकदम फोकस होंगे उतना आप रैंकिंग में आगे बढ़ेंगे, समझ लो। मेंस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कितना नॉलेज हिस्ट्री का है आपको, कितना नॉलेज है आपको ज्योग्राफी का है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। राइट, मैंने साइक्लोन पढ़ लिया, साइक्लोन कैसे होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, ओशन करेंट्स क्या होती है, सब पढ़ लिया मैंने,
बट मेंस में मुझे यही नहीं पता कि साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है, तो मेंस में जाके मैं क्या लिख पाऊंगा, मैंने तैयारी सब कुछ की, फेल हो गया वो सर। तो आपको फिर आपको अटेंड देने के बाद समझ में आएगा यार मुझे पढ़ना ये चाहिए था, राइट। तो ये काम नहीं होना, यही सिलेक्शन का एक ग्राउंड है। क्वेश्चन आपने अपनी तैयारी को कैसे ट्यूरिंग देते गए, थोड़ा सा अल्टीमेटली क्या है कि एग्ज़ाम जो है ना ये एक ओवरऑल होलसम मतलब आपका जो पर्सनैलिटी उसको टेस्ट करता है, ठीक है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो भी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आप ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्टिव है या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ओवरऑल आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करनी है कि जो हाँ ठीक है, आपको मोस्ट जो इश्यूज़ हैं कंटेम्प्रेरी लाइफ के, या फिर आपका जो आपके सोसाइटी की हिस्ट्री जो है, या फिर ज्योग्राफी जो है, या पॉलिटी है, या कंटेम्प्रेरी जो भी इश्यूज़ हैं आपको, ठीक है, उसके बारे में आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है, और यू आर अ वेल लर्न पर्सन, ठीक है। ये आपको टेस्ट, वो एग्ज़ाम आपको यही टेस्ट करेगा कि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं और आपका एक अपना भी थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, यही मंत्र है, ठीक है। वो थॉट प्रोसेस जो यूपीएससी की डिमांड है वो कैसे आप डेवलप कर रहे हैं, तो वो तभी डेवलप होगा जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे, ठीक है। सब कुछ एक होलसम मैनर में चीज़ों को लेके चलेंगे, एक अपना पर्सनल खुद का पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आप चीज़ों को रिप्लिकेट कीजिए या फिर रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट्स को आप रट लीजिए और वही जाके लिखाइए, इनसे आपका खुद का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, ठीक है। आपने कुछ पढ़ लिया है, वो आप उसको जाके रट के आप लिख भी देंगे तो आप कुछ खास डेवलप कर नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली एग्ज़ाम क्या है, ये खुद तैयारी करने के दौरान, ठीक है, आपका रिजल्ट जो भी आए, पास हो या फेल हो, ये खुद आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। ये शायद आपको अभी एग्ज़ाम तैयारी के दौरान महसूस नहीं होगा, आपको बाद में पता चलेगा कि एग्ज़ाम के दौरान तैयारी करते करते आप खुद भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। यू विल बी अ चेंज पर्सन, ठीक है। तो यही ये चेंज है, आपको एक पॉजिटिव वे में ले जाना है, ठीक है, और अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही डेवलप करना है कि एज अ पोटेंशियल सिविल सर्वेंट यू विल बी एबल टू प्रेजेंट अ प्रिटी पिक्चर, ओके। तो वैसे ही आपको तैयारी करनी है। एकदम मुद्दा चल रहा है। आपको फंडामेंटल राइट पता है सबको? सबको पता है? आपने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके क्या होते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कहीं भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आर्टिकल 32 में आप जो है जा सकते हैं, 226 में हाईकोर्ट जा सकते हैं, 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सबको मालूम है, सबको पता है। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि जैसे अभी बात मुद्दा चल रहा है कि अभी राइट टू फूड की बात चल रही है। राइट टू एजुकेशन तो मिल चुका है लोगों को, मिल चुका है। आर्टिकल 21A में जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान राइट टू एजुकेशन हमें दे दिया गया है। लेकिन अभी बात ये चल रही है कि हमें राइट टू फूड भी देना चाहिए, हमें राइट टू जॉब भी देना चाहिए। अगर सब चीजें सरकार देने लगे तो सरकार के पास रिसोर्सेज का है, सरकार कैसे दे सकती है? तो सरकार सोच समझ के देगी। फूड सिक्योरिटी की बात है तो फूड सिक्योरिटी तब लेके आएगी जब सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे। अभी एक मुद्दा और भी चल पड़ा है, वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। आपके पास आधार कार्ड आपका बना है, आपको पता है, तो गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा जमा है। डेटा जमा है तो डेटा का कहीं मिसयूज ना हो, राइट, मतलब आपकी प्राइवेसी कहीं वायलेशन ना हो आपकी प्राइवेसी को लेके। तो अभी मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट छड़ा हुआ है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भारत सरकार की तरफ से एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो भारत सरकार की तरफ से लीगल एडवाइजर होता है। जब भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ करना होता है तो लीगल एडवाइजर ही वो काम करता है। तो लीगल एडवाइजर ने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन, खड़क सिंह डिसीजन और ऐसे बहुत सारे डिसीजन का हवाला दिया है और बताया कि भाई राइट टू प्राइवेसी, भारत में राइट टू प्राइवेसी को इग्नोर किया गया है। समझ आ रहा है कुछ आपको? राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा है कि राइट टू प्राइवेसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी को इग्नोर किया जा रहा है किसके द्वारा? अटॉर्नी जनरल के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको ले लिया, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, राइट टू प्राइवेसी के लिए अमेरिका में क्या प्रोविजन है, इंग्लैंड में क्या प्रोविजन है। ये बहुत आपकी जो सोच होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसको जो भी सिलेबस है स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उस सिलेबस को स्ट्रिक्ट रहते हुए जो है उसके बारे में उसका अप्रोच होना चाहिए और हर मुद्दे पे जहां उसको बोलने के लिए बोला जाए तो स्टार्ट हो जाए। कोई टॉप रैंक में अगर आपको आना है तो ये आपको करना पड़ेगा। आप सिर्फ पेपर पर डिपेंड नहीं रह सकते, आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं डेली पेपर पढ़ता हूँ। पेपर पढ़ना है, पेपर पढ़ने के साथ साथ क्वालिटी मेंटेन करना, उस चीज को टारगेट करना है जो सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली बहुत इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पेपर हो गया या फिर नोट्स हो गया या फिर जो भी बुक्स हैं जो भी आप रेफर करते हैं। बेसिकली ये है कि आप एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं और उस एब्जॉर्प्शन के बाद आप आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रही है, वही जैसे मैंने बताया, और वही चीज़ फाइनल एसेस होगी वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हैं, चेंजेस का मतलब कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है, आप चीज़ों पे बैलेंस्ड, आप जैसे कोई भी इशू है, मान लीजिए कोई रिलीजियस इशू हो गया, कोई कम्युनल प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग काफ़ी पहले आप हाइपर हो जाते होंगे, बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ रखते होंगे किसी चीज़ के बारे में, या तो आप ब्लैक में सोचते होंगे या वाइट में सोचते होंगे, ठीक है। तो जब जैसे आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा, आप चीज़ों का बैलेंस
नज़रिए से देखने लगेंगे, ठीक है। आपका व्यू जो है थोड़ा सा मॉडरेट होगा, तो ठीक है, इस तरह के चेंजेस आपके अंदर आने लगेंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा और आप वैसे चीज़ों को एक डिग्निफाइड वे में एक्सप्रेस करने लगेंगे ना। यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में देखी जाती हैं, ठीक है, कि आपके अंदर क्या चेंजेस हुए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अल्टीमेटली एग्ज़ाम जो है वो सिविल सर्वेंट्स को खोजने के लिए बनाया गया है, ऐसा कोई रिजेक्ट करने के लिए किसी को या फिर बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल्स है उसके लिए नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो फिर वो सीधे यूनिवर्सिटीज़ में जाते और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट लेते या फिर उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करते वो, ठीक है। एग्ज़ाम का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सिविल सर्वेंट्स चाहिए, ठीक है। और वो सिविल सर्वेंट्स कैसे होने चाहिए, एक यूपीएससी के दिमाग में एक इमेज है, अगर आप वो इमेज जाते हैं कैसी है तो फिर आप वैसे ही अपने आप को वैसे ढालने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। आप उसकी रिक्वायरमेंट समझिए, उस हिसाब से काम कीजिए, सिंपल फॉर्मूला है, राइट। उसी वे में काम कीजिए डायरेक्ट। और हमें ये सोचना है कि नहीं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है, कोई आप क्वालिफाई आप उसको रैंडमली लेंगे कि नहीं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, कभी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। आपको मेहनत करना है, लगातार काम करना है। और एक ऐसा एग्जाम है, आपको आईएएस में मिल सकता है, आपको आईपीएस में मिल सकता है, आपको आईएफएस में मिल सकता है। देखो सबके काम अलग अलग हैं, राइट, लेकिन सबके काम अलग है, एग्जाम एक ही है। इसका मतलब कुछ ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो सब जाके सब फंक्शन में जाके काम कर सके। मीन्स ब्रह्मास्त्र, जो भी लड़का बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्रह्मास्त्र। वो किसी भी जॉब में फिट हो सकता है। पुलिस सर्विस में जाएगा तो पुलिस सर्विस में काम कर सकता है, फॉरेन सर्विस में जाएगा तो फॉरेन सर्विस में काम कर सकता है, रेवेन्यू सर्विस में जाएगा तो वहाँ काम कर सकता है, कलेक्टर बन गया तो वहाँ पे काम कर सकता है। तो पर्सनैलिटी का मतलब देखो जनरल स्टडीज होता है, जनरल स्टडीज में कहीं भी पीएचडी नहीं करनी है, इसमें का हमेशा सोचना रहता है कि किसी टॉपिक किसी मुद्दे पे अगर मान लिया फॉर एग्जांपल अभी ऑल इंडिया मार्केट की बात चल रही है एग्रीकल्चर में। अभी अगर आपको पता होगा एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फंडामेंटल्स है हमारे, यहाँ पता होना चाहिए एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, किस में, राइट। फिर यूनिवर्सिटी क्या कह रहे हैं, अभी जीएसटी की बात चल रही है, अब आपको पता होगा राइट, जीएसटी की बात चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात चल रही है। इन मुद्दों पे आपके पहले 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन अभी आया। 14 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या कहता है, जीएसटी क्या है, टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। एक सिविल सर्विसेज का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाहे बैंकिंग में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, इंटरनेशनल रिलेशन में हो, वो आपको बनना है, वो आपको काम करना है ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ। तो देखो जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ठीक से पढ़ा जाए। और जो टॉपर्स भी हैं उन्होंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया है। एंजॉय करने का मतलब आपको मजा आना चाहिए हर चीज़ में। अगर मान लिया मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहा हूँ, मैं पूरी रात पढ़ रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है इसलिए तो पढ़ रहा हूँ। जब तक आपको जर्नी में एंजॉय नहीं होगा फिर वो बेकार होगा, फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको एंजॉय करना है स्टडी, समझे ना। जॉब करने के साथ साथ एंजॉय करना है। और एंजॉय कौन कर सकता है, जिसको क्वालिफाई हो वो एंजॉय करेगा, अदरवाइज एंजॉय क्यों करेगा। और अभी हम लोग ब्रेक के बाद मिलेंगे, अभी हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ये ब्रेक 45 मिनट्स का है, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपके जो भी है आप क्वेश्चन को तैयार करके रखिए और उसके बाद फिर हम लोग जो है क्लोज हो जाएंगे। हम सब शांत हैं, आप भी शांत हैं, ये भी शांत है, राइट। थोड़ा मतलब खुल के आप लोग आइए, मतलब आप लोग इंटरेक्शन सेशन के लिए आए हैं तो मतलब आप भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, राइट। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अब ये सिलेक्टेड आईएएस है, राइट। तो आप लोगों को ये आप में से हैं, राइट, ये अपने क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल कि जो पूछना है पूछिए आप, राइट। जो आपको लगता है वो पूछिए आप, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए कि आप सुबह से शांत बैठे हुए हैं। आपको जो पूछना है पूछिए, राइट। क्वेश्चन लिखिए, पूछिए, 10 बार पूछिए। स्टार्ट कीजिए प्लीज। अगर किसी को लगता है कोई किसी तरह का बैरियर है, इस वजह से कोई मतलब थोड़ा इनहिबिटेड फील कर रहा है, कोई मतलब कुछ पूछना चाहता हो, तो अगर ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। 2 महीने पहले मैं भी एक एस्पायरेंट ही था। और वैसे तो जैसा सर ने काम, सभी हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मैं कुछ आपसे सीखूंगा, आप कुछ मुझसे सीख सकते हैं शायद। तो ठीक है, हम दोनों अगर एक मिक्सअप करें फ्रीली और एक दूसरे से मतलब इंटरेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे हज़ारों डाउट्स रहते थे। तो हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें, तो बेहतर होगा कि इंटरेक्ट करें हम लोग। फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं था, ये सेकंड अटैम्प्ट था, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर मेंस में नहीं हुआ था मेरा, मेंस में 11 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। ये सेकंड अटैम्प्ट था। और जहाँ तक नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात है तो 2011 में मैं पुणे में था, वहाँ से मैंने करियर शुरू किया था अपना, इन्फोसिस में था मैं। तो वहीं सर की एकेडमी है, चलती है,
तो वहीं पहली बार इनके कांटेक्ट में आया था मैं, तभी से थोड़ा शुरू किया था प्रिपरेशन करना। तो उस टाइम तो मतलब कर रहा था, लेकिन वही थोड़ा डाउट भी था मन में, या फिर शायद 100% नहीं दे पाया, या फिर जो भी रही हो, तो अंदर से वो वही फीलिंग आ नहीं पाई कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ एग्ज़ाम मतलब लिखने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम में कभी एग्ज़ाम मैंने लिखा नहीं, 2011 में या 12 में या 13 में लिखा मतलब, ठीक है। 2 साल में निकल गया मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि 100% मैं अंदर से फील नहीं आप कर पाया, या शायद प्रिपेयर नहीं था, या फिर शायद कुछ रहा होगा। 2013 पहली बार लगा कि हाँ देना चाहिए, तो मैंने मतलब एक अपीयर हुआ, प्री में हो गया, फिर मेंस में क्या प्रॉब्लम रही कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, उसकी सही तरीके से तैयारी की नहीं थी। प्री के पहले इनफैक्ट मैं थोड़ा सा मतलब लैक्स एटीट्यूड था मेरा, लेड बैक एटीट्यूड था, और ठीक से कवर नहीं कर पाया मैं, ठीक है। और सर के जो नोट्स वगैरह थे उसमें ज़्यादा मतलब रिवाइज भी नहीं कर पाया मैं, और मतलब जो भी अभी आप जो सर बता रहे थे ना कि चांस वाली बात की, पहले चलो टेस्टिंग द वाटर जिसको बोलते हैं, तो वही वाटर टेस्ट कर रहा था मैं, तो उस चक्कर में फिर मतलब मेंस में हुआ नहीं मेरा। फिर इस साल थोड़ा मैंने नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया, और सर से भी थोड़ा गाइडेंस वगैरह मिलती रही, और तो लकीली हो गया इस साल। देखिए कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन, ठीक है। तो वैसे तो फेलियर के हज़ारों रीजंस हो सकते हैं, ये आप पे है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं फेल होने के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं क्यों फेल हुआ कि पहले तो मैंने बताया कि ऑप्शनल पे मेरा सही से मेरे एक्चुअली वो ग्रास्प हो नहीं पाया था और पॉलिटिकल साइंस पे, और इनफैक्ट मुझे आज भी फील होता है कि पेपर 1 स्पेशली उस पर मेरा आज भी मतलब थोड़ा ग्रिप उतना अच्छा है नहीं, और इस वजह से मेरे मार्क्स भी कम आए इस वजह से, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शनल पे मैं काफ़ी वीक था, और आंसर राइटिंग मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। कई बार ऐसा लगता था कि जीएस में भी मतलब मेरा थॉट प्रोसेस तो डेवलप हो गया है, लेकिन मैं जो सोचता था वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया शायद सही तरीके से। तो हर पेपर से मतलब मार्क्स ठीक ठाक थे वैसे मेरे जीएस में मतलब मेरा पहले से ही काफ़ी ठीक ठाक रहा है, लेकिन उतना अच्छा जितना मैं चाहता था उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इस वजह से सब में थोड़े थोड़े कम मार्क्स मिले, और यही रहा, इसी वजह से मतलब बाउंड्री पे आके रुक गया। मतलब मेंस की तैयारी मैंने प्री के पहले थोड़ा लाइटली ले लिया था ऑप्शनल को, ये थोड़ी गलती है। मतलब शुरू से ही आप ऑप्शनल और सारे जीएस के पेपर्स मेंस वगैरह के उसी मतलब एक होलसम जो वो होता है ना, होलसम एटीट्यूड, वैसे वो उसी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो शायद लैकिंग था मतलब इस वजह से। देखिए ये सब चीज़ें तो हमें स्कूल में क्लियर हो जाती हैं, स्कूल में ये सब हम लोग काम काफ़ी करते हैं, तुक्के मारने वाला और ये सब लक को काफ़ी अपने पुश करते हैं। तो इस लेवल तक आते आते तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से सबको मालूम होती है कि लक को यू कांट पुश इट बियॉन्ड अ लेवल, ठीक है। हाँ ये भी, लेकिन बात सही है कि आप 100% आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपको कि लगे कि जस्ट पढ़ा हुआ था, कुछ मिस कर रहा है, या फिर कुछ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस तो क्लियर हैं, मतलब नहीं है, 2 में कोई डाउट है। तो कई बार ऐसे में कुछ चांस लेना पड़ता है आपको, ये मतलब ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि आपको 100% सारे क्वेश्चन आते होंगे, या फिर आप 80% भी कर रहे हो तो उन पर 100% श्योर हो गए 80% क्वेश्चन में, ऐसा होता है नहीं। 40% एक्चुअली ऐसा मतलब अगर आपने बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर किया तो ऐसा होता है कि 40 से 50% क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, मतलब उनमें आप श्योर होते हैं। हालांकि जो श्योर होते हैं उनमें से भी 2-4 क्वेश्चन गलत होते हैं, ये मतलब होता है, क्योंकि एक्चुअली हमने गलत ही पढ़ा होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही ब्लंडर करते हैं हम। तो जिन क्वेश्चन में पूरी तरह श्योर होते हैं उनमें 2-4 गलत होते हैं, तो हमें क्या करना था, बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट होता है, मतलब एटलीस्ट 20% क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो जिनमें लगता हो कि 2 ऑप्शंस पता हैं या 3 ऑप्शंस पता हैं, या फिर मतलब कुछ मतलब, लेकिन उन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनमें थोड़ा चांस लेना पड़ता है, ये थोड़ा चांस का गेम है। लेकिन सवाल ये कि कैलकुलेटेड रिस्क, अब अगर आप ऐसे तुक्का मार रहे हो या फिर आंख बंद करके वो पेंसिल रख रहे हो, ये सब जो स्कूल में करते हैं, तो ये सब थोड़ा तो बेवकूफ़ी है। लेकिन हाँ कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेते हो, क्योंकि एक्चुअली पता है ना कि हम जो गेस भी करते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि हम ऐसे गेस कर रहे हैं नंबर से ABC जो भी हमारा लकी नंबर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो तो एक्चुअली आप अपनी गट फीलिंग जो होती है ना, अगर आप उसको मतलब फील कर पा रहे हो, या आपके जो वो मतलब इंस्टिंक्ट है,
मैं अगर उसको आप ट्राई मतलब इसको आप सुन पा रहे हो, तो जो हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो भी हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती हैं। कहीं ना कहीं आपने कभी पढ़ा होगा किसी न्यूज़पेपर में या फिर कहीं नोट्स में कुछ चीज़ दिखी होगी आपको, वो आपके सबकॉन्शियस में फीड रहती है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि कई बार आपको अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, उसमें कुछ बुराई नहीं है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली मतलब कुछ अटेम्प्ट करते हो तो मोर और लेस बैलेंस हो जाता है और मोस्टली पॉजिटिव में रहते हो। लेकिन हाँ, मतलब उनके लिए कि हाँ वाकई में आपने कुछ इंस्टिंक्ट्स के बेस पे मतलब ऐसे ब्लाइंड गेस नहीं किया। देखो, मैं इसका थोड़ा मैं भी आंसर देना चाहूँगा इसका। इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है, जब सालों से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो फ़ोन पे मुझे बोलते हैं कि मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेकिन जब वो घर पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो मैंने 85 किए थे वो 75 हो गए। ये होता ही है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो तो आपको लगता है कि ये सही है इसलिए आप कर देते हैं। बाद में जब आप उसको बहुत ध्यान से देखते हैं कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए था और आपने निकाला कुछ और है, तो गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा है। लेकिन उस फेजेस वाइज है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जो मतलब इस लेवल पे होते हैं कि जैसे क्वेश्चंस मान लिया 100 हैं, उनके क्वेश्चंस मान लिया वो 85 अटेम्प्ट करके आए, 85 अटेम्प्ट करके आए, कितना भी कम होगा लेकिन तो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। वो आके कभी की चेक नहीं करते हैं कि नहीं उसका क्या होगा इसका, क्योंकि वो लेवल उनका वो होता है। उनको लगता है कि 10 भी गलत हो तो भी वो अंदर ही है, राइट। एक तो एक लेवल के स्टूडेंट वो हो गए। सेकंड लेवल के स्टूडेंट क्या होते हैं? सेकंड लेवल के स्टूडेंट वो होते हैं जो थोड़ा सा मतलब सिलेक्शन के बेस पे होते हैं लेकिन कुछ गलत करके आ जाते हैं इसलिए बाहर हो जाते हैं, राइट। एक सेकंड लेवल होता है। सेकंड लेवल वो होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा वो स्टूडेंट होता है जो सीरियसली तैयारी करता है लेकिन उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है और उसको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं और वो गलत करके आ जाता है। वहां कुछ सोचता है, यहाँ वो अटेम्प्ट करता है तो पता चलता है कि उसके सिलेक्शन में उसका जो हुआ अटेम्प्ट हुआ है वो हुआ है 85, 89 या 90, 95 इतना हुआ है। तो सोचता रहता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो मेरा मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी लोगों को ये है कि तैयारी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, जीएस पे इतना अच्छा पकड़ होना चाहिए कि 10 भी गलत हो जाए तो भी आप सेफ हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आप कितनी भी कोशिश करें कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है, अवॉइड करना है, नहीं करना है, बट होता ही है क्योंकि आप लालची हैं। मतलब आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को, आपको पता है कि यार ये आंसर है और आप कर लेते हैं, तो उसमें गलत होते हैं। आप कितना भी प्रैक्टिस कीजिए बट गलती तो करेंगे आप, इससे आप रोक नहीं सकते हैं। मुझे लगता है शशांक इसका अनुभव बता सकते हैं। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट में पर्सनल ब्लॉग पढ़ रहा था जिसमें एक स्टूडेंट जो है 5वीं बार मेंस दिया है, उसने 5th टाइम मेंस दिया है और वो कह रहा था कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एग्जाम में अवॉइड करूं कि नेगेटिव मार्किंग की कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूं, लेकिन फिर भी 3-4 क्वेश्चंस उसने ऐसे थे जो जानबूझ के सिली मिस्टेक किए। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूं। देखो कैसे मिस्टेक होती है मैं आपको बताता हूं। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, ये अर्थ है, राइट, ये है इक्वेटर, करेक्ट, इक्वेटर है। इक्वेटर के आप देखेंगे तो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, ये पूरा जो रीजन होता है ये इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है कि सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली पड़ती है और डायरेक्टली पड़ने के बाद क्या होता है कि डेली बारिश होती है, राइट। और यहाँ पर जो इसके ऊपर जो है ये वेस्टर्लीज है, यहाँ पर वेस्टर्लीज, अगर विंड सर्कुलेशन आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में तो वेस्टर्लीज है। तो अगर आप देखेंगे तो उससे ऊपर जो है नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, मान लिया हम कहते हैं कि 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ उसके नीचे बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया साउथ हो गया, करेक्ट। साउथ मींस 30 डिग्री और 60 डिग्री ऐसे करके। तो उन्होंने क्या ऑप्शन बनाया, उन्होंने वेस्टर्लीज का क्या ऑप्शन बना लिया, उन्होंने बनाया देखो ये होना चाहिए 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, राइट, नहीं सॉरी नॉर्थ एंड नॉर्थ, और दूसरा होना चाहिए 30 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री साउथ, ऐसा होना चाहिए, दो ऑप्शन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑप्शन उसमें क्या लिखा है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। सोचो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट इसको गलत कर गए, सिर्फ उन्होंने एस चेंज कर दिया। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, राइट। और जो क्वेश्चन की जो लड़के लगातार प्रीलिम्स देते रहते हैं उन्हें वो ट्रैक पता होता है, उन्हें ट्रैक ये पता होता है कि यूपीएससी कहाँ ट्रैक करता है। तो जो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट है वो हमेशा ये ध्यान रखें कि वो ये गलतियां न करें जो बहुत बेसिक गलतियां होती हैं। ये अगर स्टूडेंट अवॉइड कर लिया तो अपना स्कोर अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर वो ये बोले कि मैं एररलेस कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा, करेगा वो, मिस्टेक्स होती है। क्यों शशांक, क्या कहना? देखिए चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे एथलीट्स हों या क्रिकेटर हों,
एक शैडो बॉक्सिंग करना या फिर नेट में प्रैक्टिस करने एक अलग बात होती है। एग्ज़ाम के का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो प्रेशर्स होते हैं, वहाँ के जो इंट्रीग्स होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारा आपका खुद सबकॉन्शियस आपके साथ खेल रहा होता है, बहुत सारे तमाम चीज़ें होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स तो इनेविटेबल है, ठीक है। तो आप उससे घबराइए मत या ये सोचिए मत जाइए एग्जाम में कि कहीं मैं कोई सिली मिस्टेक ना कर दूं। ये एग्जामिनेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, आप उसको एम्ब्रेस कीजिए। बस आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए, ओपन माइंड के साथ जाइए। और लेकिन यही है कि प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको ये जो सिली मिस्टेक्स या फिर ये जो ट्रैप्स है ना, ये इनका पता आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से चलेगा, और एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस से आएगी। दैट्स इट। सर एनसीईआरटीज़ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कभी क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले वो सजेस्ट करते हैं 6 to 12 एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। तो आपको क्या लगता है कितना पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज़? एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी एक वो गवर्नमेंट की एजेंसी है जो एजुकेशन मटेरियल तैयार करती है, किताबें तैयार करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिल्ली में इसका ऑफिस है। सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी किताबें चलती हैं, कई और सारे स्कूल भी फॉलो करते हैं, ठीक है। आंसर देना चाहता हूँ, फिर शशांक बोलेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि जो बंसधारा रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है, बंसधारा रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरीज है, राइट। तो जब आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में क्लियरिटी, एनसीईआरटी में रिवर सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, बट कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, एनसीईआरटी बेसिक्स देती है। तो मेरे कहने का मतलब एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी सब चीजों का सॉल्यूशन है, बिल्कुल गलत सोचना है। मेरा कंसाइज आपको आंसर ये है। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि सॉरी कि यूपीएससी क्या है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल चेक करती है कि आपकी स्कूल एजुकेशन कैसी रही है, आपकी कॉलेज एजुकेशन कैसी रही है, और उस एजुकेशन के बाद आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है, ठीक है। तो अगर आपकी स्कूल एजुकेशन बहुत ही शॉर्टी और पुअर बैकग्राउंड रहा है आपका, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे कि हम सब देखते हैं कि मतलब स्कूल में टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर इस तरह की आपकी एजुकेशन रही है तो डेफिनेटली आप उस थ्रेशोल्ड लेवल तक आप नहीं पहुँचेंगे। एनसीईआरटी किताबें इसलिए पढ़ने को कही जाती है कि अगर आपने इस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं या फिर कुछ कमी रह गई आपके स्कूल एजुकेशन में, तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं कि बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म होता है। एनसीईआरटी की किताबें इसलिए नहीं लिखी गई थी कि उनको कल यूपीएससी एस्पायरेंट्स उनको पढ़ के एग्जाम देंगे, वो स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, ठीक है। और स्कूल के बच्चों के इसलिए लिखी गई कि उन्हें एक मतलब कॉलेज के लिए तैयार करने के लिए, या फिर उनको एक होलसम नॉलेज हो उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनकी कंट्री के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनसीईआरटी किताबें बहुत ही अच्छी किताबें हैं। बेशक अगर पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो बेशक पढ़िए, उससे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप ये मत सोचिए कि आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ के जाएंगे और वहाँ पर यूपीएससी में एग्जाम स्क्रैप करने लगेंगे, और ऐसा होता तो फिर और कोई ये किताबें इतनी या फिर ना रेफरेंस मटेरियल चलता ही क्यों, ठीक है। उससे आपको बेसिक क्लैरिटी आएगी। जैसे सोलर सिस्टम के बारे में है, ये लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है, साइडल डेज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में ठीक है आपको पता चलेंगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता चलेंगी, वो ऑब्वियसली नहीं पता चलेंगी, क्योंकि यूपीएससी का जो लेवल है ऑनर्स लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, तो स्कूल के सिलेबस में कैसे कवर होगा वो, ठीक है। तो बेसिक्स के लिए सही है, लेकिन फिर उसके बाद से आपको तो मतलब प्लेटफॉर्म आने का, उससे बिल्डिंग तो आपको खड़ी करनी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको दूसरे रेफरेंस मटेरियल्स देखने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ सभी लोगों को। इस बार नेशनल पार्क पता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं पता है सभी को, जैसे कान्हा है, काजीरंगा है, नेशनल पार्क है। इस बार एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने 4 नेशनल पार्क दिए थे और ये पूछा था कि आप जो है फॉरेस्ट टाइप के सिस्टम में ट्रॉपिकल से लेके आर्किटेक्ट तक उसको सीक्वेंस में लगाइए, तो कौन सी एनसीईआरटी में होगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको पहले तो फॉरेस्ट सिस्टम पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल टेम्परेट कहाँ पर है, ट्रॉपिकल कहाँ पर है। जब आपको वो पता होगा फिर आपको ये आइडिया लगाना है कि ट्रॉपिकल में कौन सा नेशनल पार्क है। तो लिंक बेस्ड है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? चलो, कौन से स्टैंडर्ड से शुरू करनी चाहिए हमको एनसीईआरटी से? कोई सम पीपल से कि 6 से शुरू करो, सम पीपल से 9 स्टैंडर्ड के से शुरू करो, मतलब विच स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड से हमको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए? देखिए, आपने खुद ही कहा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि 6 से शुरू करनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है 9 से शुरू करनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कभी नहीं शुरू करनी चाहिए। तो ये तो लोगों का ओपिनियन है, आप देख लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि 6 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे तो 9 से ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 9 से लेवल बिल्कुल ही थोड़ा हाई हो जाता है एनसीईआरटी का। तो अगर बहुत ही इसेंशियल आप करना चाहते हैं, बहुत ही आपका मन है, तो कर लीजिए, आप 9 से 12 तक कर लीजिए। लेकिन अगर किसी के पास बहुत ही टाइम हो चाहता है एक्सटेंसिव, तो फिर तो उसको फर्स्ट से पढ़ना चाहिए। सारे पॉइंट
हाँ वही मैं कह रहा था। हाँ तो वही कह रहे हैं ना कि अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं, आप टाइम आपके बहुत है, ठीक है, तो आप ओरिजिनल जो सोर्स है, आप एनसीईआरटी किताबें, लाइब्रेरी, कॉलेज, स्कूल सारे कवर कीजिए आप, ठीक है। यूपीएससी तो यही एक तरह से करती होगी ना कि आप यही कंसिडर करती है कि आप जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो कॉलेज में पढ़ा है, बाकी उधर पढ़ाई सब कीजिए। लेकिन स्कूल में आपने 12 साल बिताए, कॉलेज में 4 साल बिताए, उसके बाद 2-4 साल और बिताए हैं, तो या तो आप दोबारा फिर से वो 20 साल बिताइए, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हाँ कंसाइज वे में थोड़ा, अगर आप टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप चाहें कि आप उतना फोकस भी नहीं कर सकते, आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते, मेहनत तो वैसे करनी पड़ेगी, ये सारे नोट्स तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब सर का इसी एरिया में एक्सपीरियंस है, बहुत साल से नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, हर साल उसको रिफाइन करते जाते हैं। तो नोट्स से ये फ़ायदा होता है कि एटलीस्ट आपको गाइडेंस मिल जाती है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा जो मेहनत करनी होती है वो उससे आप बच जाएंगे, आप एटलीस्ट से वही करेंगे जो आपको करनी एसेंशियल है, ठीक है। तो जो नोट्स हैं मेरे ख्याल से सर ने एनसीईआरटी और जो बाकी रेफरेंस मटेरियल है और इंटरनेट तीनों का मिला के बनाते हैं। मतलब एक बार जो एनसीईआरटी है वो है, एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आई गई हैं, इंटरनेट से रिफाइन करते रहते हैं हर साल सर, इंटरनेट से वो, और ये जो कमेटी की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे विवेक देवराय कमेटी, इन सब के रिकमेंडेशंस डालते रहते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आती रहती हैं, तो वो सब नोट्स में डालते रहते हैं, तो नोट्स उससे अपडेट होते रहते हैं। और बाकी जो जहाँ तक बेसिक कंसेप्ट की बात है वो तो किताबों में जो है वो पहले ही वो नोट्स में कवर्ड है। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि समटाइम्स आपको मतलब आपके लिए था कि हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटिंग, कि मतलब कोई पीरियड ऐसा आता होगा कि जब लगता होगा कि वी आर स्टडिंग एंड लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ, या ऐसा कुछ, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग कि नहीं, मतलब आप उस पीरियड ऑफ टाइम पे ऐसा क्या रेफरेंस करते थे, लाइक व्हाट डिड यू यूज्ड टू डू एट दैट टाइम? क्वेश्चन आपका बहुत ही वैलिड है। ये इतना लंबा पीरियड है, होता है ना, अगर 2 महीने 4 महीने की बात होती तो हम लोग मतलब मन नहीं भी लग रहा है पढ़ने में, या फिर कुछ मन नहीं लग रहा फिर भी आदमी ज़बरदस्ती कर सकता है। इतना लंबा पीरियड 2 साल तक आप फोर्सफुली मोटिवेटेड नहीं हो सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि आदमी कई बार किसी दूसरे को देखता है, जैसे आप मुझे देख के शायद इंस्पायर्ड हो सकते हैं, तो आप 1 हफ्ते या 1 महीने खूब पढ़ाई करें, लेकिन अगर आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं है तो आप ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे इसको। तो आप बाहर ही किसी स्टिमुलेंट, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट खोजने के बजाय आप अपने अंदर मोटिवेशन खोजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे, और आप अपने खुद के रीजंस खोजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है सिविल सर्विसेज के बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विस में राइट करना है एग्ज़ाम, तो फिर ठीक है, इसमें ज़्यादा डाउट या फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये एक चीज़ और है, ये इनएविटेबल है, रास्ते में कई बार आपको ऐसे मोमेंट्स आने ही आएंगे कि जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होंगे, कोई किसी वेडिंग सेरेमनी में जा रहा होगा, किसी की खुद की शादी हो रही होगी, कोई घूम रहा होगा, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, किसी के पर्सनल रिलेशनशिप्स का इशू रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब इशूज़ भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल और नेचुरल है, इसको आप रिपल्सिव या फिर इस टाइप का ये मत सोचिए कि, या कोई गिल्टी फीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। और यूपीएससी एक, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, ये भी सब पार्ट्स है लाइफ का, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस के मोमेंट्स आएंगे, इनएविटेबल हैं, लेकिन आप उनको एम्ब्रेस कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको, तो बस ये है कि ठीक है, आप अभी मान लो बहुत डाउन फील कर रहे हो आज, आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो आज, ठीक है। आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो बहुत, तो आप पढ़ो मत, क्योंकि क्या होगा उस टाइम आपको मन तो लगेगा नहीं आपका, और आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, फिर यू विल स्टार्ट हेटिंग योर बुक्स, ठीक है। तो अगर आप लो फील करो तो ठीक है, आप मत पढ़ो, आप कुछ और वो करो, आपकी कोई हॉबी है, ये एक हॉबी बहुत ही, एक हॉबी परस्यू करना बहुत ही अच्छी बात होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इंटरव्यू देना है, आपकी एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी लाइफ है, आपकी एक हॉबी होनी चाहिए जो मतलब वाकई में आपको फुल मतलब सेटिस्फाई करती हो, आपको एक मतलब फुलफिलिंग की एक मतलब फीलिंग आती हो, ठीक है। तो ऐसा हर किसी की एक हॉबी होना ज़रूरी है। आपको जो भी अच्छा लगता हो, आप कहीं घूमने जाना हो, या फिर या आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे बातें कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक बैलेंस है। ये नहीं कि आपने मूवी देखनी शुरू की और 4-4 मूवीज़ देख ली और फिर रोज़ पढ़ाई आपका नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सीरियसली नीड टू थिंक, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटीज़, आपको लगता है कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज देना ही देना है एग्जाम, तो फिर मेरे ख्याल से यू विल बी एबल टू फाइंड द मोटिवेशन विद इन यू। शशांक, मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। सचिन क्यों है? लता मंगेशकर क्यों है? आंसर मिल रहा है आपको? लता मंगेशकर कभी बोर हुई कि मैं गाना गाती यार, ये फ्रस्ट्रेशन है मुझे, अब मुझे कुछ और करना है, ये गाना गाना तो मुझे पसंद नहीं। लगता है आपको ऐसा हुआ होगा? क्यों? यस, आपको एंजॉय करना है। मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे एंजॉय करना है, मुझे पढ़ने में मजा आता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने आपको बताया, मुझे पता ही नहीं चलता है। मेरा बेटा मुझसे बोलता है कि पापा तुम रात भर कैसे पढ़ सकते हो, मैं तो नहीं पढ़ सकता हूँ। तो एक एंजॉय है वो। तो अगर आप एंजॉय करना सीख गए तो मतलब समझ लो।
आप बने नहीं बने बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एंजॉय करना है उसको, राइट। मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, मुझे एंजॉय करना यार। लैब्राडोर करंट कहाँ पर है, राइट, गिनी कहाँ पर है, गिनी करंट कहाँ पर है, हम्बोल्ट कहाँ पर है, ये एल नीनो क्या होता है, हमें समझना है कि साइक्लोन क्यों आते हैं, हमें समझना है हमारे राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, आरटीआई क्या है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, समझना है बस। जो इस आदमी को ये जुनून है, बस समझ लो आप, एक पागलपन है, बाकी कुछ नहीं। ये जैसे नशा होता है ना शराब का, शराब का नशा है, और जिसको लग गया ना एक बार, तो वो उस नशे में रहेगा कि मुझे रिजल्ट्स कब आएगा, मुझे कब आईएएस बनना है, मुझे कब सिविल सर्विसेज सिलेक्ट होना है। फिर आपसे कोई बोलेगा भी नहीं, आपकी फैमिली भी नहीं बोलेगी आप पढ़ो, आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, और आपको पता चल करे 8 घंटे हुए मैं बैठा ही हूँ, ऐसा है। आप ऐसा नहीं बैठ सकते कि नहीं अभी 2 घंटे हुए और 1-2 घंटे मुझे पास करने हैं, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझे आप? क्या क्या फीलिंग आया आपको, बताइए क्या फीलिंग आया आपको? स्टडी करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। 4 घंटे हो गए मुझे पता ही नहीं चला यार, मुझे टॉपिक फिनिश करना था। आप एंजॉय करेंगे निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे, और जब तक एंजॉय नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं तुमको करना है, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कभी नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ तो मोमेंट्स आएंगे बीच में जब आपको लगेगा कि मतलब गिव इट अप की जैसी फीलिंग आएगी कि चलो छोड़ो सब। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे आप वर्किंग है तो थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, लगता है कि चलो ठीक है जहाँ है वही अच्छा है, या फिर इसी में रहते हैं इसी में अच्छा करते हैं, या फिर कुछ और स्ट्रीम का डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो वो तो देखिए इनएविटेबल है। वो किसी भी आप फील्ड में रहेंगे, कुछ भी काम करते हैं, आपको हमेशा द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रूली अगर आप मोटिवेटेड ट्रूली फील करते हैं कि नहीं आपको यही करना है, तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं से आप मतलब यू विल फाइंड इट विद इन यू, ठीक है। तो और बीच में से कुछ दिन आएंगे ऐसे आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, आप 0 आवर्स, कभी कभी आएगा बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रहता है। ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ हो रहा है या सिर्फ आप ही का मन नहीं कर रहा है, सभी के साथ होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल है, तो इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा मतलब बैठने वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी नहीं मन कर रहा है, कल भी नहीं मन कर रहा है, 1 महीने तक लगातार मन नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। आपने गोल को डिसाइड कीजिए, सोचिए कि मुझे अभी ये ज्योग्राफी करना है, मुझे हिस्ट्री करना है, मुझे पॉलिटी करना है। मुझे तो लगता है ये समय जो आप बोल रहे हैं 1.5 साल का, तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब चला जाता है, कुछ समझ भी नहीं आता है, कब प्रीलिम्स आता है, कब मेंस हो जाता है, इंटरव्यू वगैरह में सिलेक्ट भी हो गया। ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। लोगों को लगता है अभी 1.5 साल है, कितना लंबा समय है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लड़का तैयारी करता है वो तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र हुई तमाम होती है, ऐसा लगता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। क्या आपके क्वेश्चन बैंक में सिर्फ इतना ही बचा है? सर प्रीलिम्स से फाइनल इंटरव्यू राउंड का टाइम फ्रेम कितना होता है? उससे कुछ नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आप? प्रीलिम्स से फाइनल इंटरव्यू राउंड तक का टाइम फ्रेम। प्रीलिम्स देखो, अभी जो 16 का प्रीलिम्स है 7 अगस्त को है, अभी जो 16 में एग्जाम होने जा रहा है, 7 अगस्त को आपका प्रीलिम्स है। 7 अगस्त के बाद जो है आपका फिर दिसंबर में आपका मेन एग्जामिनेशन है, और आपका करीब मई और जून के आसपास जो है, मार्च अप्रैल में वो आपका इंटरव्यू होगा। उस समय फरवरी के बाद रिजल्ट आता है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट मई और जून में आता है। तो आपका तैयारी का जो तरीका होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी तैयारी आपको ये नहीं सोचना है मैं प्रीलिम्स के लिए कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना है मैं मेंस के लिए कर रहा हूँ, आपको कॉमन तैयारी करनी है। आपको ये बताना है कि मुझे ज्योग्राफी अच्छा करना है, राइट। अब ज्योग्राफी करना है तो पता चला क्या हो गया, आपने किताब ली, एंड से स्टार्टिंग तक पढ़ने जा रहे हैं। मेरा तो अपना अप्रोच कभी नहीं रहा है, मैं कभी आर्ट्स का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये देखना है कि अच्छा ओशनोग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये मुझे पता चल गया। अब मैं ओशनोग्राफी के पीछे लग जाऊंगा कि यार इसके कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करते हैं, और जब तक मुझे बाहर नहीं आऊंगा तो मैं तो उसके पीछे लगा रहूंगा। ये मेरा अपना अप्रोच है, राइट। ओशनोग्राफी के बाद मुझे पता चला कि नहीं, उसके बाद आपकी जो क्लाइमेटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ूंगा, फिर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, और सबसे पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा सारे सब्जेक्ट्स के, और जिस दिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए साथ में न्यूज तो पढ़ता ही जा रहा हूँ। फिर मेरा पहला लेयर हो गया मेरा, देखो कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले बेस बनता है, तो सबसे पहले तो मुझे अपना बेस तैयार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन मेरा बेस तैयार हो गया, फिर आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, किसी भी साल प्रीलिम्स दो, वो आपका बेस तैयार हो गया, इसलिए आप प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाई करेंगे। बात रही मेंस की, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं अप्लाई, चीजों को समझो,
इंटरप्रिटेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाने के लिए हमेशा यूपीएससी की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि स्टूडेंट जो है दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से क्या सोचता है। मान लिया पीडीएस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, राइट। अब मान लिया एनजीओ की बात चल रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात चल रही है, अभी माइक्रो फाइनेंस की बात चल रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। मुद्रा बैंक सुना होगा आपने, मुद्रा बैंक सुना है आपने? मुद्रा बैंक के बारे में जानते हो? ठीक है, मुद्रा बैंक हो गया, स्वाभिमान योजना हो गई, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, सरकार क्यों ध्यान दे रही है? विदेशों में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ या नहीं हुआ, कैसे सक्सेस हुआ? भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने से, लोगों के बैंक में अकाउंट खोल देने से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा क्या, राइट? हम जो कैश ट्रांसफर कर रहे हैं वो, उसके क्या फायदे हैं, सरकार को क्या फायदा होने वाला है, जनता को क्या फायदा होने वाला है उससे? तब ये सब चीजों पे हमें सिलेबस के सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है ये मुझे समझना है, राइट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, राइट। रुपए का डिवैल्यूएशन किया जाएगा तो क्या एक्सपोर्ट पे क्या फायदा होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये सब चीजें को जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें एनालिसिस करना ठीक से आना चाहिए हर मुद्दे का। मुझे कोई भी मुद्दा दे दिया जाए मैं हमेशा तैयार हूँ, राइट। चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, सब मुद्दों पर हमें एक परफेक्ट ओपिनियन रखना है। और अगर मैं वहां पर कंफर्टेबल हूं, और कंफर्टेबल वही हो सकता है, देखो सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। जितने टॉपर्स हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन वही इंपॉर्टेंट है जो शशांक ने भी कहा, क्या? रिकॉल, रिवीजन। तो आप ये टारगेट बना के चलो कि मुझे विद इन 2 मंथ्स को पता भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि आप बोर होंगे, मैं तो, मेरा फीलिंग्स ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बोर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको बोर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने बिजी रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि मुझे 2 महीने में मेंस खत्म करना है, रिजल्ट आने तक मेरा ऑप्शनल खत्म होना चाहिए, उसके बाद मेरे जीएस के 4 पेपर होने चाहिए, ऐसे की भी तैयारी करनी चाहिए। पता चला तब तक मेंस आ गया, आपने मेंस दिया, मेंस देने के बाद फटाफट इंटरव्यू आ गया, तो इतना सोचने का, समझने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए जब आप देखो व्यस्त रहें, मस्त रहें। जो आदमी बिजी रहता है उसके पास वो मस्त रहता है, उसके पास कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, हमेशा ध्यान रखो। जो आप कुछ क्षण के लिए आप शांत हो जाइए, आपको बहुत तरह तरह के ख्याल आएंगे, आप डरा जाएंगे, कभी रोने भी लगेंगे, हंसने भी लगेंगे, वो क्षण आने ही मत दीजिए ना आप, समझिए इस बात को। तो ये जो लाइफ है ना, ये बहुत स्पीड में चलती है, राजधानी एक्सप्रेस की तरह। इसमें स्पीड बहुत है, बहुत ज्यादा स्पीड है, इसमें समय नहीं मिलता है। लेकिन वही जो स्टूडेंट्स पढ़ता है, जो पढ़ता नहीं उसके लिए बहुत बड़ा रहे यार, ये तो 1.5 साल, ये बहुत टाइम है, ऐसा है। लेकिन जो पढ़ता है उसका समय नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो। So I'm not a graduate. I'm second year degree college. Okay. Can I attend the exam? And if I cannot, if I start my preparations from now, will it be beneficial for me? You can start from now, but you have to give your examination in the final year. मतलब जिस साल आप टीवाई में होंगे उस साल आप एग्जाम दे सकते हैं। तैयारी आप कभी से भी कर सकते हैं, बट आप जिस साल फाइनल ईयर में हैं उस साल आप एग्जाम दे सकते हैं। मैं अगर ये ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों पढ़ाई करूँ और थर्ड मतलब 2017 में जी पेपर भी तो चलेगा 2 ईयर का प्रिपरेशंस के साथ। हाँ, आप ये देखो, ये मत मान के चलो कि मुझे मतलब ये मान के चलो कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है, राइट। आप उस सिलेबस पे ज्यादा फोकस करो, उसके बाद एग्जाम आप कभी भी दो। जो जल्दी तैयारी करेगा एडवांटेज तो उसको मिलने का, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं, जिनके फैमिलीज में बहुत सारे, मैं गांव जानता हूँ, पूरे गांव के गांव आईएएस हैं, राइट। उनका बैकअप ही वही है, भाई भी आईएएस, राइट, चाचा भी आईएएस, पापा भी आईएएस, मम्मी भी आईएएस, सब आईएएस ही उनके। तो उनको बैकग्राउंड मिलता है, बचपन से ही वो सब तैयारी करने लगते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो फायदा तो है ही, एडवांटेज तो है ही। आपको करंट अफेयर्स का अप्रोच पता चल जाता है, घर में डिस्कशन भी हुई होता है, सारे मुद्दों पे हुई होता है। तो मुझे लगता है कि उस थीम में अगर आप आओगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, उसका डिसएडवांटेज तो कुछ है ही नहीं। एसी स्टार्ट पूछिए। एकेडमिक्स में तो मैं अच्छा था स्कूल में एटलीस्ट, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में था तो वहाँ ज़्यादा एकेडमिक्स पे ध्यान देते नहीं हैं, टीचर भी एब्सेंट होते हैं, बच्चे भी एब्सेंट होते हैं। तो कॉलेज स्कूल तो मेरा ऐसे ही निकल गया, कुछ खास तो था नहीं, मतलब स्कूल में बाहर कभी कॉम्पिटिशन। एक बात है, स्कूल में मैं जीके में मेरा काफ़ी अच्छा था शुरू से ही। स्कूल में तो वैसे कोई कंपटीशन होते नहीं थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कई सारे कंपटीशन होते थे, जैसे रोटरी क्लब का या फिर कुछ ऐसे होते रहते थे, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें मैं अक्सर जीतता था।
तो एक मेरा वही पैशन था क्विज़िंग का। मैं क्विज़िंग का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। और उसके अलावा कॉलेज में जब मैं आया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ भी मैं क्विज़िंग शुरू रखी, मैंने चालू रखा वहाँ भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में क्विज़िंग का काफ़ी वो है, IIT दिल्ली में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में काफ़ी सारे क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो वहाँ मैं जाता रहता था कॉलेज की तरफ से, तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करता था। कभी जीतता था, कभी हारता था, कभी मतलब ऐसे रहता था। और एकेडमिक्स में थोड़ा डिसेंट ही था, 70% मेरे ग्रेजुएशन में थे, और उसके पहले 12th और 10th में भी ऐसे 70s में थे मार्क्स। और बस यही था, मतलब मेरा ऐसा कुछ, मैं बहुत ज़्यादा टॉपर भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप OMR देंगे, राइट? OMR में आप अपना ऑप्शन भरेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में वहाँ आपको परसेंटेज तो कोई काउंट होगा नहीं। आपने जो परफॉर्मेंस किया, मान लिया आप PhD होल्डर है, लेकिन उससे क्या फायदा है? आपका प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होगा। मेंस में जब आप जाएंगे तो आपका राइटिंग स्किल्स है, वहाँ भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स तो नहीं होगा। वहाँ मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू लेवल पर जाएंगे तो वहाँ आपका डेफ होगा बस खाली, राइट, जिसमें आपने लिखा होगा। तो मुझे नहीं लगता उसमें बहुत अंतर पड़ने वाला है इन सब चीज़ों से। इंपॉर्टेंट अंतर ये पड़ता है कि आप इंटरेक्शन कैसे करते हैं उनके साथ, आप उनको किस तरीके से कन्विंस करते हैं। कन्विंस करने का मतलब है कि आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज, आपका अवेयरनेस, आपका ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, मेरा क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो देखिए कि जितने यंग है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि बहुत यंग है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तो आपके लिए एडवांटेज है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एज है आपकी और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद डिसएडवांटेज हो, लेकिन हालांकि वो भी ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अल्टीमेटली ठीक है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप उसको अच्छी तरह डिफेंड कर पाते हैं कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, या फिर आपने कई सारी डिग्रीज ली हुई हैं, या फिर आप किसी NGO के लिए ही काम कर रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे, आप कुछ और परस्यू कर रहे होंगे या किसी वजह से। तो अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, मतलब ओवरऑल आप उसको मतलब किस तरह आप पोर्ट्रे करते हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन टोटल ये कि आपका डिस्पोजिशन क्या है। डिस्पोजिशन इन द सेंस मतलब आप वहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप कैसे बातें करते हैं, आप अपने आप को कैसे मतलब प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पर, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आपने 10th में कितना स्कोर किया था और आप कितने साल जॉब किया आपने, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। कोई भी प्रोग्राम, कोई किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एक अपना एक एजेंडा तैयार करना होगा। एजेंडा ये तैयार करना होगा, हाँ मुझे 2016 में एग्जाम देना है, मुझे मेंस की तैयारी कब तक करनी है, मुझे प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करना है, मुझे ऐसे की तैयारी कब करनी है। ऐसा तो नहीं कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं होता है। एक प्लान आउट कीजिए आप, उसके बाद उस पर काम कीजिए, बीच बीच में रिव्यू कीजिए, क्या इम्प्लीमेंटेड, क्या मुझे काम करना है, राइट। मुझे पता चला कि मैंने टारगेट रखा, मुझे 10 दिन में इकोनॉमी करना है, एग्जाम मेरा पास में है। अब मुझे लगता है कि इकोनॉमी के लिए टाइम उतना नहीं, तो फिर मैं अभी क्या करूँगा, मैं अपने अप्रोच को चेंज कर दूंगा, मैं फोकस करूँगा, क्या वही फोकस करूँगा जो एग्जाम में आना है, राइट। मतलब हर समय आप अपने अप्रोच को चेंजेस ला सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है, हमेशा चेंजेस करते रहना चाहिए। अभी आपको पता होगा 1965 में क्या हुआ था, पता है आपको? 1965 में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने जो है भारत के अंदर घुस के आ गया और उसने बहुत सारे एरिया पे उसने कमांड कर लिया, अखनूर सेक्टर वगैरह पे। इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने जाकर पाकिस्तान में अटैक कर दिया, राइट। वो एक रणनीति का हिस्सा था, हमारा प्लानिंग नहीं था, वो रणनीति का हिस्सा था कि जो आर्मी यहाँ पे वो वापस चली गई ना, वो वापस क्यों गई, क्योंकि उसको पाकिस्तान को सपोर्ट बचाना था। और हमने क्या किया, अपना जो कैनाल का पानी वो छोड़ दिया, तो उनके टैंक वगैरह सब पानी में डूब गए। तो हर चीज की रणनीति होती है, कब क्या आपको हिस्सा लेना। ये युद्ध है, एक वॉर है, इसमें आपको सबको कैसे पीछे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो, राइट। आपको ये देखना है कि जो भी टॉपर्स हैं वो एग्जाम में देते हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं, राइट। वो चीजें अपने प्लस पॉइंट करने हैं, ये समझो आप हर चीज को, राइट। स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, स्टूडेंट क्या क्या फेस करता है, करंट अफेयर्स लोग बना पाते कि नहीं बना पाते। आप बनाएंगे तो 4 दिन बनाएंगे छोड़ देंगे, पता है क्यों, और बहुत लेंदी यार, ये तो सब इंपॉर्टेंट लग रहा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आपका हो नहीं पाएगा, मुझे पता है। इन चीजों पर कमांड कर, ये चीजें सोचता है, तो वो चीजें क्या आती है, प्रैक्टिस की बात आती है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल कि जरूर चला जाता है। उसके बाद लगते नहीं यार हमारे बस का नहीं, जो ठीक है हम वही ठीक है जो है।
एक्चुअली क्या है ना कि एक्सपीरियंस की हम सब यंग एज में हैं, थोड़ा इसकी एक्सपीरियंस की कमी है और ये एग्ज़ाम वाकई में काफ़ी डिमांडिंग है, ठीक है। तो कई बार भाई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ा कहीं से गाइडेंस मिल जाता है, अगर कहीं नोट्स मिल जाते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बशर्ते कि उनका सही इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो कई बार आपको जैसे करंट अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखे पूरे साल भर में बहुत सारे इवेंट्स हुए, इंटरनेशनल इवेंट्स, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ईरान डील है, ये है वो है, यूक्रेन क्राइसिस है, ठीक है। तो नोट्स वगैरह अगर आप सर से डिस्कस कीजिए, ठीक है। इसमें पता चलता है कि सर जो नोट्स बनाते हैं इनको पता है कि जैसे आपके लिए पहला साल होगा या दूसरा साल होगा, सर ये काम 10 सालों से कर रहा हूँ और पहले से कर रहा होंगे, ठीक है। तो उनको पता होता है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा प्ले करता है रोल, उनको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव से मतलब कवर करनी चाहिए, क्या छोड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब टाइम और उसका जो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब जो एनालिसिस है, इस सब में थोड़ा एक्सपीरियंस का रोल रहता है। ये हम असेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा कहीं से गाइडेंस मिल जाए सीनियर किसी से, जैसे सर हैं उनके नोट्स मिल जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, ये बात है। लेकिन हाँ, ये मेहनत तो आप ही को करनी है, पढ़ना आप ही को है, सब बस ये बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ आपको घुट्टी दे दी जाएगी, आप पी लो और जाके एग्जाम दे दो, ऐसा कुछ है नहीं। जब मैं कभी कभी पढ़ता हूँ तो मैं कभी कभी ये देखता हूँ, अरे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, ये तो कॉपी किया है, यहाँ से कॉपी किया है, राइट, एज इट इज उठा के रख दिया है, राइट। मैं आपको, आप मुझे मिलेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। तो यूपीएससी का अपना सेट पैटर्न है, उसको क्या करना है, आपको उसको फॉलो करना है, वो चाहता है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो स्टूडेंट वो समझ पाते हैं वो काम कर जाते हैं, और जो समझ नहीं पाते फिर वो 1 साल 2 साल 3 साल लगे रहते हैं, ऐसा है। स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। एक्चुअली वहाँ भी जो पेपर सेट कर रहे हैं वहाँ भी कोई भगवान तो है नहीं, सब इंसान ही है, और उन्हें भी इसी दुनिया में जो इवेंट्स हैं वहीं उन्हीं को कवर करना है, कोई मार्स प्लेनेट पे जो हो रहा है उसको तो कवर करना नहीं है उनको, ठीक है। तो वही इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वही क्वेश्चंस हैं, वही प्लेटो है, वही एरिस्टोटल है, वो और क्या हर साल एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो मतलब इस गेम को खेल चुके हैं, उनसे आप उनकी जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन री इन्वेंट द व्हील, ठीक है, आप पहिए का फिर से इन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है, जो पहले से जो चीज़ें इन्वेंट हो चुकी है उनका फ़ायदा उठाइए ना आप, ठीक है। और आप अपने जो एफर्ट है उसको किसी और काम में बचा के रखिए, किसी उसका और प्रोडक्टिव यूज़ कीजिए, कहने की मतलब ये है। बता, आपको जो भी करना है साइंटिफिक तरीके से करना है, प्लानिंग तरीके से करना है। आप ये सोच के मत चलो नहीं इस बार आईएएस का एग्जाम देख के देखते हैं, ये तो गलत है। आप देखो मुझे टारगेट है, मुझे करना है, मुझे कैसे करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उस पर काम करो। काम नहीं करोगे तो कहीं भी देखो, अगर आप क्लर्क के एग्जाम में भी अगर क्वालिफाई होना चाहें तो वह भी नहीं हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन सब जगह है। लोग बोलते हैं कि नहीं यूपीएससी ने एमपीएससी करेंगे, क्या वो ईजी है? एमपीएससी नहीं करेंगे, कुछ रेलवे करेंगे, वो ईजी है? कोई भी ईजी नहीं, दुनिया में कोई भी ईजी नहीं। 10th का एग्जाम ईजी है? 10th का बिना पढ़े हो जाता है? बताइए मुझे आप, 10th में बिना पढ़े स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं, क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं लोग? स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? 10th की स्टडी कैसे करते हैं बच्चे? साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? टीचर के पास जाते हैं, टीचर उनको बताता है इंपॉर्टेंट ये है, या गैस लगाते हैं हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, फिर उसको रिवीजन करते हैं, राइट। फिर उसी में क्या होता है, एक बच्चा टॉप कर जाता है 10th में, एक फेल हो जाता है, किसी को 50% आते हैं, डिफरेंट हो जाता है। वो क्यों आता है आपको पता है ना, आईएएस में भी वैसे ही है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोई उससे अलग नहीं है, ये बात मान के चलो आप, वही है, वही सिस्टम। चलो फर्स्ट डिवीजन हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया यूपीएससी की तरफ से, या सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, या तो रैंक में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आउट, बेकार, तो कोई मतलब ही नहीं। आपने कितने बार इंटरव्यू दिया, आपने कितने बार मेंस दिया, कितने बार प्रीलिम्स दिया, कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ, लिस्ट में नाम आ गया देन आप सेलेक्ट, तो हमें लिस्ट में नाम लाना है, और हमेशा ये नहीं सोच के चलना है, हमेशा हर दिन रिव्यू करना है, आज जो मैंने पढ़ा वो क्या पढ़ा, आज उसका आउटपुट क्या है, कल मैं पढ़ूंगा उसका क्या आउटपुट होगा। देखो आप हर दिन महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि नहीं आप मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ। देखो कभी भी ईमानदारी से देखो, जब आप मेहनत करते थे या करते हैं, 4 दिन मेहनत करेंगे तो आपका अंतरात्मा खुद आपको बोलेगी यार मैं सिलेक्ट होने जा रहा हूँ। 4 दिन अगर आपने स्टडी नहीं की तो आपको खुद लगेगा कि यार होगा भी कि नहीं होता है सर। तो जब आप मेहनत करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क। लेकिन हार्डवर्क कैसे करना है आपने देखा होगा ना, 10th और 12th में जब पढ़ते थे तो ग्लास होता था, राइट, ग्लास से कागज जला सकते हैं, कब जला सकते हैं? फोकस, सिंपल है, हर फॉर्मूले का एक ही इलाज है, हर चीज का एक ही तरीका है, क्या फोकस कीजिए, फोकस करोगे तो आपको एग्जाम टारगेट होगा, अदरवाइज नहीं। फोकस करना है, ज्योग्राफी फोकस करना है, पॉलिटी फोकस करना है, करंट अफेयर्स फोकस करना है, एनजीओ फोकस करना है, ऐसे फोकस करना है। ऐसे दे दिया जाए आप लोगों को लिखने के लिए, हाँ भाई मैं तो एग्जाम में मेरे को बहुत आता है, मैं एग्जाम में जाके लिख दूंगा, कुछ भी लिख दीजिए आप, एग्जामिनर भी आपको कुछ भी दे देगा। लेकिन आपने प्लान किया है कि नहीं, अगर इस तरीके से देखो
प्लानिंग तो नहीं चलता, मैं आपको पहले ही बात बताऊँ, ये तो सुजान को अच्छी तरह पता होगा। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, जितनी भी प्लानिंग करें सब फेल हो जाते हैं। वहाँ प्लानिंग नहीं चलता है, वहाँ तो सिर्फ ये क्या चलता है कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्या लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने से फायदा ये हो जाता है कि आपको आदत हो जाती है। प्रैक्टिस करने से फायदा क्या हो जाता है, आपको एग्जाम में जाने की आदत हो जाती है कि नहीं यार ऐसे आंसर लिखना चाहिए, ऐसे आंसर लिखना चाहिए, इसका फ्लो इस तरीके से होगा, इसमें कंटेंट ये डालने हैं। ये आदत, तो ये कभी भी ध्यान रखो, जब भी आप मेंस के लिए जाएं तो प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं होगी तो कभी भी आप मेंस में सक्सेस नहीं हो सकते। प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब प्रैक्टिस कब होगी, जब आपने अब क्वेश्चंस क्या होंगे, आंसर फॉर्मेट क्या लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है, वो प्रीलिम्स के बाद तैयारी नहीं करना है, प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करना है किस चीज की, आंसर है। ठीक है। और जो एज लिमिट है 32 या कुछ एज लिमिट है फॉर एज लिमिट 32 तक है जनरल कैटेगरी इज कैलकुलेटेड बिफोर ऑगस्ट ऑन 1 अगस्त एवरी ईयर। 1 अगस्त, अगर आप 16 में एग्जाम दे रहे हैं तो 1 अगस्त 16 को, नॉट मोर देन 32 एंड नॉट लेस देन 21 से कम नहीं होना चाहिए, 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये थोड़ा डाउटफुल है ना, अभी वैसे तो 30 तक था, इस लास्ट ईयर जो अटेम्प्ट बढ़ाए गए हैं वो हमेशा के लिए, या इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, अभी कोई क्लैरिटी है नहीं है। डिलेमा नहीं है। मतलब मैंने देखा इंटरनेट पे कई सारे लोग ऐसे रेस कर रहे थे। 32 है, 32 है। क्या तो कुछ ऐसा नहीं हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। गांव के बच्चे थोड़ा जल्दी अवेयरनेस नहीं आता उनमें, बहुत लंबा समय के बाद, आप समझ रहे हैं। और भारत, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हम इंडिया में रह रहे हैं, हम मुंबई में इंडिया में हैं, हम भारत में नहीं है। भारत गाँव में बसता है, राइट। अब भारत गाँव में बसता है तो वहाँ बच्चों को बहुत थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा लेट आता है, IAS की तैयारी करने के लिए लेट आता है सब कुछ। तो ऐसे लोगों को भी मौका मिले। अगर थोड़ा एज कम कर दिया गया तो उससे डिसएडवांटेज है रूरल एरियाज के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो सरकार ऐसा डिसीजन लेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है हमेशा, उनके अगेंस्ट हो गई। ऐसे बहुत सारी रिकमेंडेशन तो आई है कि एज कम करना चाहिए, बट नहीं हुआ, क्योंकि बढ़ाने के बाद कम करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा मैच्योरिटी भी आनी चाहिए बच्चों मैच्योरिटी थोड़ा गांव में कम आती है, थोड़ा लेट आती है, और ऐसी कंडीशन में फिर उनका मौका निकल जाए तो मुझे लगता है कि उनके साथ ठीक नहीं है। सरकार सही सोचती है। IAS क्या है ये भी पता नहीं उनको, नहीं पता होता बिल्कुल। अब एक देखो क्या होता है, एक शहर के लड़के मेरे गांव के लड़के में कंपेरिजन करें तो एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत देर में बनती है गांव के स्टूडेंट्स में, क्योंकि माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है। यहाँ के बच्चे जितना तेज होंगे गाँव के, हो सकता है इनके IQ लेवल पे हम डिलीवर नहीं कर सकते, बट हाँ जहाँ तक अवेयरनेस की बात है थोड़ा सा दिक्कत होती है निश्चित रूप से। सुजान सही कह रहा हूँ, क्या आप सहमत हो मेरी बात से? आई कैन नॉट अग्री मोर। मतलब एक्चुअली बात सही है। मैं तो खुद ही गवर्नमेंट स्कूल बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ तो 12th तक तो पता ही नहीं होता, हंसते खेलते स्कूल एक्चुअली 12वीं तक की जो क्लासेज हैं स्कूल के बाहर ही गुजरती हैं, तो तब तक तो कुछ पता ही नहीं होता है करियर के बारे में। फिर जब तक करियर के बारे में पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे वैसे ही होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसमें भी राइट होते हैं काफ़ी, और कुछ करियर कॉन्शियस होते हैं, कुछ फैमिली का भी इन्फ्लुएंस रहता है, कोई बड़ा गाइड करने वाला मिल जाता है। लेकिन यही है कि मतलब थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है, मतलब जो रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। स्कूल कॉलेज से जो निकलने वाले जो बच्चे हैं वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल समझते हैं, रॉ मटेरियल है वो। रॉ मटेरियल पक्के कहाँ होते हैं जाके, कंपटीशन में, वहाँ जाके उनको चेक किया जाता है, हाँ क्या आप डिग्री करके आए, वैलिड है नहीं है, राइट। UPSC चेक कर लेते हैं आपको। एग्री है ना मेरी बात से? रॉ मटेरियल निकल रहा है, पास होते जा रहे हैं, हर साल कितने बच्चे पास होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कितने बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, इससे मतलब नहीं होता है। आज गांव के बच्चे जो कि बहुत BMC की स्कूल वगैरह में पढ़े हैं, ऐसे लोग IAS बन रहे हैं आज, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आप डेडिकेट कितना करते हैं। कभी मत सोचिए कि आप किस माहौल में पढ़े हैं, कहाँ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना डिजर्व किया था, आपने कितना तपाया अपने आप। तपाने की जरूरत है, एक तपस्या है, एक डेडिकेशन है, एक साधना है। जब तक आपकी साधना, जब तक आपकी तपस्या में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मैं मतलब मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, ये मान के चला हूँ। और मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा जो स्टूडेंट डेडिकेटेड रहे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित कहीं ना कहीं। कुल मिला के अगर आपको अपने बैकग्राउंड को लेकर या अपने करंट सिचुएशन को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ में है उसके कुछ इश्यूज़ को लेकर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, तो यकीन मानिए कि बहुत ही मुश्किल होने वाली जर्नी। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए,
मतलब एम्ब्रेस योर सेल्फ, ठीक है। बाहें फैलाकर अपनी जो अभी आपकी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना कीजिए, उनका फेस कीजिए। आपका जो बैकग्राउंड रहा है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आपकी जो करंट सिचुएशन है शायद उसे आप चेंज कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। और उन सबको जब आप खुद एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे, आप इंटरव्यू बोर्ड को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ यू आर अ पोटेंशियल सेल्स सर्वेंट, ठीक है। अगर आप खुद ही को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको खुद ही नहीं लगता है कि आप उस काबिल नहीं है, तो आप दूसरों को क्या कन्विंस करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी लाइफ है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, उसको कन्विंस कीजिए। और आपको लगता है कि जो यूपीएससी का थ्रेशोल्ड है उससे आप कहीं नीचे कम है, तो आपको काम करने की ज़रूरत है। सभी नीचे हैं अभी, तो मतलब जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता तब तक तो कोई भी सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप बस जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। आप सभी लोग बिगनर्स हैं इसमें? सभी लोग मतलब अभी बिगनर्स हैं या कुछ तैयारी पहले से कर रहे हैं? कुछ लोग इसमें से आपने सभी लोग बिगनर्स हैं? तो क्या लगता है आपको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? लाइब्रेरी बनानी चाहिए घर पे? बताओ ना आप मुझे, लाइब्रेरी बनानी चाहिए? क्यों नहीं बनानी चाहिए? आंसर दीजिए आप मुझे। कई साल निकल जाएंगे, हैं? कई साल निकल जाएंगे कई उसमें साल लाइब्रेरी पढ़ने में। लाइब्रेरी पढ़ने, राइट। तो ध्यान रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी लेके बैठे हुए हैं, राइट, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाए और कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए। तो ये ध्यान रखो, मेरा एक पर्सनल मैसेज आप सभी को ये है कि क्वालिटी ओरिएंटेड पढ़ना है, क्वालिटी ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड हमेशा थीम बनाए। आपने कितना पढ़ा, आपको कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं बताने वाला है, और किसको खड़े होकर आप एक्सप्लेन भी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ ये कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाए तो शशांक के जैसे आप यहाँ बैठे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा हाँ मैं इतने घंटे पढ़ता था। पहली बात। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे ये पेपर पढ़ो, वो पेपर पढ़ो, बहुत सारे पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट रियलिस्टिक आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो रियलिटी में आप बहुत सारे पेपर नहीं पढ़ सकते, टाइम ही नहीं आपके पास उतना। आप एक पेपर को पढ़ेंगे तो कितना, कोई भी एक पेपर अच्छे से पढ़े। मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ पढ़े अच्छे से पढ़े, एक पेपर पढ़े डेली पढ़े, अच्छे से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े। पेपर को ये मत पढ़े, पेपर को ये मत पढ़े, पेपर ही पूरा करना है। ये देखें मुद्दे क्या क्या है, आज मुद्दे क्या क्या है, आज के दिन में क्या क्या मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों को इंटरप्रिटेशन करके उनको सब्जेक्ट कलेक्शन करें। हाँ, ये साइंस टेक के लिए है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, ये फाइनेंशियल डिवीजन की बात आई। अभी पता चला कि अभी आपको पता है स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम आ गया था, 2-4 दिन पहले की बात है। तुरंत रघुराम राजन को सामने आना पड़ा, जेटली को सामने आना पड़ा तुरंत। तो हमें ये चीज़ समझने की क्या है, आखिर ये क्यों प्रॉब्लम था, राइट। फिर हमको देखना है कि जो है, आपको पता होगा चाइना की करेंसी क्या है, राइट। और उसने, अब आपने न्यूज़ सुना होगा कि उसने अपनी मनी को क्या किया, डिवैल्यूएट कर दिया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे ये मुद्दा सोचना है कि यार डिवैल्यूएट करने से क्या प्रॉब्लम आता है। ये चीज़ आपने सीख ली, आपका प्रीलिम्स का काम हो गया, क्योंकि डिवैल्यूएशन का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको मालूम है नहीं। तो ये हमने देखो, अभी हम हो सकता था मैं इसको एनसीईआरटी से भी कर लेता, बट नहीं, मैंने क्या किया, मैं जब करंट अफेयर्स पढ़ रहा था उस समय मैंने उस चीज़ को क्या किया, उसी समय उस चीज़ को क्लियर कर लिया और मैंने नोट डाउन कर लिया कि यार हाँ ये टर्म्स है। अब मान लिया फॉर एग्जाम्पल, अभी देखा होगा अपने पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग चलता रहता है, राइट। तो कभी कभी आता है तो आपके न्यूज़ में आएगा कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो सेनेटाइज कर दिया, राइट। आपने न्यूज़ में सुना, अब मुझे ये देखना है ये सेनेटाइज होता क्या है, राइट। अब सेनेटाइज हमें पता चल गया, आपने टर्म्स नेट पर सर्च किया, सेनेटाइज लिख दिया, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है। इंडार्क है, हम न्यूज़ देख रहे हैं, इंडार्क है, इस बार यूपीएससी में इंडार्क क्या होता है, और कोई एक ब्रिक्स में टर्म आया था, इस बार वो यूपीएससी पूछ गया। यूपीएससी, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी का प्रेडिक्शन है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें कुछ आ रही है। बस आपको क्या रखना है, क्या करना है, फोकस। तो फोकस जितना स्टडी करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और आप अनवांटेड कोई भी आपको एडवाइस दे दे, नहीं 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ो, तो बेटा फिर 1 साल एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, ये ध्यान रखिए, उससे ऊपर नहीं पढ़ पाओगे। वो 12th का एग्जाम पास कर पाओगे, फिर 12th के बाद क्या होगा, बीए भी होगा, बीए फर्स्ट ईयर, फिर बीए सेकंड ईयर, फिर बीए थर्ड ईयर, फिर एमए के लिए भी सोचोगे, फिर यार एमए भी होना चाहिए, नहीं सोचोगे आप। ये काम करो मत। एनसीईआरटी अपने आप में बुरी नहीं है, ये ध्यान रखो आप, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें गेन करना है, हमेशा ध्यान रखो। अब आपको ये नहीं पता है गंगा है इंडिया में है या नहीं, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो,
राइट? आपको नहीं पता है गंगा क्या है, यमुना क्या है, तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए ना आपको। क्यों? आपको नहीं पता गंगा क्या है? क्या है गंगा? है? गंगा क्या है? रिवर। अभी वोल्गा क्या है? वोल्गा रशिया। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला आपको? वर्ल्ड ज्योग्राफी किताब पढ़ी थी आपने कोई? नहीं है? पता था। ठीक है, आपको पता था, अच्छी बात है, राइट? बट ऐसा हो सकता है कि मैंने एक दिन न्यूज देखा हो, राइट? हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट किया हो, राइट? विजिट किया हो तो वहां पे वोल्गा रिवर के पास गए होंगे, मुझे याद हो जाएगा क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज पता चल जाएगा। तो हमेशा न्यूज को कोरिलेट करना है। हम कोई चीज देख रहे हैं, हमने देखा कोई चीज हम देख रहे हैं तो हमने तुरंत देख लिया कि हाँ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट करता है, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोरिलेट कर लिया। हमने देखा अरे समुद्र के लुटेरे जो हैं, राइट, वो क्या करते हैं? लूट लेते हैं। कहाँ पर भाई? सोमालिया। देखो सोमालिया है कहाँ पर, राइट? न्यूज में पता चल जाएगा आपको सोमालिया। आपकी ज्योग्राफी तैयार होगी। चीज़ों को ये ना सोचो कि आप करंट अफेयर्स अगर करते रहेंगे तो करंट अफेयर्स की नॉलेज इतनी अच्छी रहती है कि आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब तैयार हो जाएगा। करके देखो एक बार, लिंक करके पढ़ना चाहिए। आप एग्री करते हैं? तो और ये मत सोचो, देखो मैं तो एक चीज साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ, लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सारे लोग होते हैं वो बोले, जब आप कॉलेज स्कूल कॉलेजेस में होंगे तो आप बोलेंगे अरे यार तू कितना पढ़ता है यार, मैं तो पढ़ाई नहीं की, आज मेरा एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तूने पढ़ा? मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तूने कितना पढ़ा? ऐसे ऐसे बातचीत चलती है, यार मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, तू तो टॉपर है, तेरा क्या होगा, तू तो पास हो जाएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे तमाम तरह की बातें करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करेंगे बीच में कि यार नहीं हो सकता है, इतने लोगों का नहीं हुआ, तेरा कैसे होगा। मुझे लगता है कि इन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, ऐसे जो निगेटिव एनर्जी वाले, राइट? और ये जब आप अटेम्प्ट देंगे तो आपको बहुत परेशान करेंगे। अटेम्प्ट देने के बाद रिजल्ट भी नहीं आएगा, पहले पूछेंगे क्या हो भाई तेरा, तूने एग्जाम दिया था? तो आप कम परेशान होंगे, आपके पड़ोसी ज्यादा चिंता में आ जाएंगे, ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, क्या हुआ तेरा, तूने आईएएस का एग्जाम दिया था, राइट? तो बार में क्या करेंगे? पूरे देंगे आपको। करते हैं आपकी फैमिली या कुछ, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बट कहीं ना कहीं ये इंडियन सोसाइटी में है ऐसा। तो इसलिए आप क्या करें, आप अपने पे भरोसा रखें और ठीक से काम करें। और आप काम नहीं कर रहे हैं, 10 लोगों को बता रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे मालूम है आपको? क्यों आ जाएंगे? नेगेटिव एनर्जी की वजह से। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, अपनी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ये टेंशन आएगा, यार मामी को मैंने बोला है कि मैं आईएएस बनने वाला हूँ, राइट? मेरी मामी क्या सोचेगी मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो, राइट? या मामा क्या सोचेगी, मेरे चाचा क्या सोचेंगे, अंकल क्या सोचेंगे? उनका टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने लिए तैयारी करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, राइट? ये आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है, आप काम तो कीजिए। और किसी को दिखाने के लिए आप आईएएस बन सकते हैं क्या? बताइए, आपके अंदर एबिलिटी जो है वो आपकी खुद की है, आप किसी को दिखाने के लिए कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आपके पास जो है आपका है। एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन से पूछता हूँ आपके जवाब का, ठीक है? क्योंकि आपने कुछ कहा है, मैं कुछ क्वेश्चन शशांक जी से पूछता हूँ। तो शशांक जी मुझे ये बताइए आप कि आपने जो सिविल सेवा की जो परीक्षा पास की आपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उसमें इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरीके से की? आप मतलब सेटिस्फाइड थे क्या इंटरव्यू जाने से पहले, इंटरव्यू बोर्ड में पैनल में जाने से पहले कि नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ? क्या लगता है? या उसके बाद आने के बाद आपने सोचा मुझे इतना कुछ और करना चाहिए था, ऐसा कुछ अंतर था? अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना मैं भूल गया, तो सर ने अच्छा किया सवाल पूछ लिया। पर्सनालिटी टेस्ट मैंने बताया था, पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, पर्सनालिटी का होता है। लेकिन 30 मिनट या 40 मिनट का करीब सेशन होता है इंटरव्यू का, तो 30 मिनट में किसी की पर्सनालिटी को एक्यूरेटली जज किया नहीं जा सकता। तो नॉलेज कहीं ना कहीं कोई रोल तो प्ले करता है। वो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी कैसे टेस्ट करेंगे? कोई स्कैनर तो है नहीं उनकी आँखों में, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चन ऑब्वियसली कुछ ऐसे पूछेंगे आपके फील्ड से, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज है वो कहीं रोल प्ले करता है। तो तैयारी तो होती है इंटरव्यू की, और करनी भी चाहिए, बिना तैयारी के जानी नहीं चाहिए, ठीक है? तो तैयारी मैंने भी की थी इंटरव्यू की, ज़्यादा हालांकि जितनी एक्चुअली सही ये है कि इंटरव्यू का
वैसे तो आपने जो प्री की मेंस की तैयारी की है उससे आपका पूरा जो एकेडमिक्स है एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट हुआ या फिर जनरल अफेयर्स करंट अफेयर्स हो गया जनरल स्टडीज़ हो इनकी प्रिपरेशन हो जाती है। बाकी मेंस के बाद तुरंत ही आपको अपनी बैकग्राउंड की तैयारी करनी चाहिए, जो भी आपका स्टेट है या फिर आपका जो हॉबीज़ हैं या फिर जो भी अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। सही स्ट्रैटेजी ये है। कई बार क्या होता है कि लोग वेट करते हैं कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, जब पास हो जाएंगे तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। उसमें क्या होता है कि मेंस का रिजल्ट आता है जब भी, तो उसके 2 या 3 हफ्ते बाद इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। अगर आप अनलकी हुए तो सबसे पहले ही दिन आपका इंटरव्यू पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते मिलेंगे तैयारी करने के लिए। आप थोड़े फॉर्चुनेट हुए तो आपका इंटरव्यू लास्ट में आएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, 2 महीने मिल जाएंगे आपको तैयारी करने में। तो ये चांस की बात होती है, किसी को भी कॉल कर सकते हैं किसी भी दिन वो, ठीक है। तो इंटरव्यू की तैयारी मेंस के जस्ट बाद शुरू कर देनी चाहिए। मेरा क्या हुआ था कि मैंने तैयारी किया तो था, मैंने अपने हिसाब से जो भी करना चाहिए था। हालांकि कभी 100% तैयारी की फीलिंग आती नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपने 100% सब कुछ तैयार हो गया है मेरा, तो फिर कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है आपके साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है, मतलब आप खुद ही अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंटरव्यू से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं जॉब में प्राइवेट सेक्टर में था, 5-6 साल से हूँ। काफ़ी सारे मैंने करीब 1 दर्जन इंटरव्यूज़ दिए होंगे, कईयों में फेल रहा लेकिन बहुत सारों में पास भी हुआ हूँ। तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब नॉलेज तो मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब जो भी है तैयार है ही, और एटलीस्ट जो प्रेजेंटेशन या फिर वर्बल स्किल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन इंटरव्यू मैंने जितना सोचा था उतना अच्छा हुआ नहीं था मेरा। मेरा जो बोर्ड था वो भी थोड़ा सा अलगा सिरोही मैडम का बोर्ड था। तो वो हर बोर्ड का देखिए अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कुछ बोर्ड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, सबका एक्चुअली बोर्ड में कौन से मेंबर्स हैं, कोई ये मशीन तो है नहीं, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं हो सकता है। जब जहाँ पे ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है वहाँ पर ह्यूमन बायसेस आते हैं, वहाँ पर आदमी के अपने परसेप्शंस आते हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स होती हैं बहुत सारे। तो हर बोर्ड कैसे बिहेव करेगा ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, बता नहीं सकते। उस दिन बोर्ड में लोग हैं, उनका कैसा मूड है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पिछली रात में उन्होंने क्या पढ़ा था, सुबह न्यूज़ में क्या दिखाई दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो जो अलका सिरोही मैडम का बोर्ड है वो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछती हैं, बहुत ही रैपिड फायर राउंड स्टाइल है उनका। वो लगातार एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछती जाएंगे और आपको अनकंफर्टेबल करती हैं। वो आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकालती हैं आपको। जैसे आप बहुत दिमाग में सोच के जाओ कि मैं ऐसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगा, ऐसे बैठूँगा, ऐसे मतलब जवाब दूंगा, पहले सोचूंगा फिर बोलूँगा, तो वो इतने मतलब ऐसे करती हैं आपको, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ले आती हैं, ठीक है। तो मुझसे उन्होंने काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे, तो करीब इनफैक्ट मैं 40% क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं कर पाया, सिर्फ 60% दिए। और जो 60% क्वेश्चन के आंसर किए भी मैंने, उसमें भी 1-2 ब्लंडर्स कर दिए थे मैंने। तो बहुत ज़्यादा जितना मैंने सोचा उतना अच्छा तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो मुझे पता चला इंटरव्यू में मार्क्स काफ़ी अच्छे दिए मैडम ने। 193 मार्क्स थे मेरे 275 में, 193, और हाईएस्ट शायद उन्होंने 198 दिए थे। 200 से ज़्यादा किसी को देती नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो वही है, मतलब इससे डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, डिपेंड इस पर करता है कि आपने जो क्वेश्चन आंसर किए हैं वो कैसे आंसर किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पोलाइटली मना कर दो, ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ गेस करना हो तो आप उनकी परमिशन लो, अगर वो बोलती हैं तो गेस करो, नहीं बोलती हैं तो मत करो गेस, ठीक है। लेकिन अगर आप जिस क्वेश्चन के बारे में श्योर हो, जिसको आंसर करने जा रहा हो, उसके बारे में यू शुड बी ऑन सॉलिड ग्राउंड। मतलब उसमें आप फिर मतलब ऐसे उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। नो बीटिंग अराउंड द बुश, नो फूलिंग ईच अदर और नो ब्लफिंग, ठीक है। उसमें आपको मतलब यू हैव टू बी श्योर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मैं हमेशा मॉक इंटरव्यू सेशन में स्टूडेंट को हमेशा एक एडवाइस देता रहता हूँ कि कभी भी जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो उसमें कोई भी बोर्ड अगर आपसे अनाप शनाप क्वेश्चन भी पूछता है, बार बार फायरिंग करता है, राइट, आपको इरिटेट करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं देंगे। और कुछ इंटरव्यू पैनल होगा जो हमेशा आपको बेटा बेटा करके बोलते रहेंगे, आपको लगेगा ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, राइट, बाद में पता चलेगा आपको मार्क्स दिए ही, राइट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मतलब जो है अजीबोगरीब तरीके से पेश आएंगे और आपको बाद में लगेगा बहुत अच्छे मार्क्स दें। तो इसलिए आप उनको प्रेडिक्ट मत कीजिए। क्या होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में एकदम नॉर्मल रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, जहाँ आपको लगता है कि आप एबनॉर्मल हो गए हैं, राइट, तो फिर आपका एक्चुअल पिक्चर्स पता चलने लगता है उनको। तो उनको आपको देखना होता है एक्चुअली कि आप एबनॉर्मल कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बहुत कूल रहना है, और ये सब कुछ एक पार्ट है इंटरव्यू का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझे आप। सही क्वेश्चन था मेरा, ताकि आपको गाइडलाइंस मिल सके, राइट। अच्छा शशांक, मुझे ये बताओ
कि जब आप आंसर राइटिंग लिखते थे तो आपने पता लगा पाया कि मेरा 250 वर्ड्स हो गया, ये 150 वर्ड्स हो गया, लिखा रहता है उसमें कि 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स का कोई कैलकुलेटर था? पुलिस कैलकुलेटर था क्या? देखिए मैं तो वैसे ज़्यादातर राइटिंग प्रैक्टिस क्या मतलब मैं तो जॉब में हूँ तो ज़्यादातर हमें ईमेल लिखने की आदत होती है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग की, तो उसमें तो वर्ड काउंट्स आते रहते हैं आप कितनी लंबी ईमेल लिख रहे हैं, आप कितनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आप। लेकिन जो वर्ड काउंट करने का तरीका है ये मतलब ये एक बहुत ही एमेच्योरिश वे है, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस की है, आंसर लिखे हैं घर पे और एग्जाम्स मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको हमेशा आइडिया होता है, आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि आपके एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, एक पेज में कितनी लाइन्स आती हैं, और आपने अगर 5 मिनट लिखा है तो कितने वर्ड्स लिख दिए होंगे। अगर आपको यही आइडिया नहीं है तो ये बिल्कुल साफ इंडिकेटर है आपने पूरी तैयारी नहीं किया है, राइटिंग प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। तो ये तो कहीं गिनने की नौबत अगर आपको आ रही है, आपको वहाँ एग्जाम में गिनना पड़ रहा है, तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। ये सब आपको घर पे कम से कम 1 महीने पहले ये सब क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है, राइटिंग में आपके स्किल्स मतलब ये सब बहुत ही ये सब तो फंडामेंटल्स हैं, ये सब का कोई गुंजाइश ही नहीं एग्जाम में करने की। क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने क्या फर्क किया? क्वालिटी एंड क्वांटिटी 200 वर्ड्स लिखने होते हैं और 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कई बार जैसे इस बार तो वैसे 2 पेपर्स में 20-20 ही क्वेश्चन थे, तो ज़्यादा लिखने थे उनमें, 250 वर्ड्स लिखने थे। तो आप अगर ये सोचें कि हर क्वेश्चन में 200 वर्ड्स लिखेंगे तो आप 25 क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। ये गारंटी है, आपकी राइटिंग स्पीड चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप लिख नहीं रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पर, फिर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन को आपने बिल्कुल मतलब पढ़ते ही लिखना शुरू कर देंगे। आप कितना भी आपने तैयारी की हो, कोई क्वेश्चन एकदम आपका पढ़ा हुआ हो, फिर भी थॉट्स को अरेंज करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। हर लाइन को लिखेंगे तो आप अगली लाइन के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग में टाइम जाता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो भी अगर आप 200 वर्ड्स लिखने की कभी कोशिश मत कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, जो लास्ट ईयर मैंने किया था कि मैंने शुरू किया, पहले पता चला 10 क्वेश्चन में मैंने 200 या 190 वर्ड्स लिखे, फिर जैसे मैंने घड़ी देखी पता चला कि अब तो लगता है कि दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं 200 से सीधे 150 पे आ गया। आगे 10 क्वेश्चन किए, लास्ट के 5 क्वेश्चन पता चला मैं 50 वर्ड्स लिख रहा हूँ, 30 वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मतलब इससे क्या होता है कि जब एग्जामिनर देखता है कॉपी ना तो समझ जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। इसका मतलब ये कि आपको एस्टिमेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है, आपको खुद अपने बारे में नहीं पता है कि आप कितना लिखना चाहते हैं, किस और मतलब जो प्लानिंग जो है ना आपका, उससे पता चल जाता है आप प्लानिंग में कितने पुअर हैं, ठीक है। और वो पहले के शुरू के 4-5 क्वेश्चन मान लीजिए आपको ठीक ठाक आते थे, आपने अच्छे से किया, चलिए अच्छी बात है। आपका जो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन आप कर सकते थे वो सबसे लास्ट में था, और उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने आते हैं, 50 वर्ड लिखे हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको करना ये चाहिए कि 200 वर्ड्स लिखने की कोशिश मत कीजिए, आप 160-170 करने की कोशिश कीजिए मैक्सिमम, ठीक है। और सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म, ताकि जो क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं भी आते हैं, चलिए आपने ज़्यादा नहीं किया तो ठीक है, 120-130 भी लिखे, जो अच्छे से आता है उनमें भी 170-180 लिखे बैलेंस्ड, ठीक है। ये तरीका है। और वर्ड्स गिनने की तो कोई गलती करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी लिमिटेड स्पेस है तो गिनने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, लेकिन मतलब ये सब काम घर पे ही बहुत पहले आपका फिक्स हो जाना चाहिए। पहले तो आपके पास सारे क्वेश्चंस के वो होने चाहिए, पुराने पास्ट पेपर्स में कितने क्वेश्चन से कौन से आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे जो अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से एग्जाम्स का, वो है मतलब जितना ज़्यादा आप रियल टाइम जो इन्वायरमेंट एग्जाम के इन्वायरमेंट, उसमें आपको जैसे इन्वायरमेंट्स वहाँ रहेंगे वैसे ही इन्वायरमेंट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो उसका फायदा वही मॉक टेस्ट सीरीज़ में होता है। तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट सीरीज़ बहुत ही मतलब इफेक्टिव होती हैं। उनमें क्या होता है, एग्जाम इन्वायरमेंट सिमुलेट किए जाते हैं आपके लिए, सब कुछ वैसे ही कॉपी दी जाती है, वैसे ही प्रिंटेड मटीरियल होता है। घर पर क्या होता है ना कि घर पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, नहीं एक्चुअली हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। पता चला कि 200 वर्ड्स लिखने हैं, हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा तो हम उसमें 250 वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है। घर पे ऐसा होता है कि चलो आज हमने टारगेट बनाया कि हम रोज 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, रोज एक दिन 10 लिखे, एक दिन 12 लिखे, फिर मन नहीं किया 5 लिखा, आज संडे है आज तो चलो छोड़ो मूवी देखनी है तो आज एक भी नहीं किया। तो एक्चुअली यही होता है, ग्राफ जो होता है ना काफ़ी मतलब फ्लक्चुएट होता है। तो क्या होता है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि कम से कम आप एग्जाम इन्वायरमेंट में आपको रियल टाइम प्रैक्टिस होती है, तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स जो आप यहाँ कर लेते हैं आपको पता होता है तो फिर वहाँ नहीं करते हैं आप।